अगर हम अपने काम को 100% देंगे तो रिजल्ट भी 100% ही होगा। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 10th की पुस्तक कृतिका का सेकंड चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे, जिसको लिखा है सुविख्यात रचनाकार कमलेश्वर जी ने। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जी की एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसमें लेखक ने प्रशासन व राजनीतिज्ञों पर कटाक्ष किया है। जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पहली बार सन 1961 में भारत आ रही थी तो राजतंत्र किस प्रकार उसके आने की तैयारियों में लगा हुआ था। जिन्होंने हम पर राज किया, हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा। लेखक बताते हैं कि उन लोगों के लिए इतनी तैयारियां, इतना खर्चा कर रहा था हमारा तंत्र। लेखक बताते हैं कि हद तो इस बात की होती है कि एलिजाबेथ द्वितीय के पूर्वज जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो दिल्ली में है, उसकी नाक जब किसी ने तोड़ दी थी गुस्से में आकर के, किसी देशभक्त ने, तो तंत्र उसकी नाक को लेकर बहुत चिंतित था कि जब एलिजाबेथ देखेगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। अर्थात तो वे सोच रहे थे कि अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं होगी तो हमारा सम्मान कम हो जाएगा। लेखक के कहने का भाव है कि जब अंग्रेज ही हमारी प्रशंसा करें तभी हम श्रेष्ठ कहलाएंगे क्या, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा मान सम्मान नहीं है। अंग्रेजों के जाने के बाद भी आज हम उनको अधिक श्रेष्ठ मान रहे हैं। आज भी हम उन्हीं की गुलामी में जी रहे हैं, जो हमारे शहीदों की कुर्बानी का अपमान है। जॉर्ज पंचम की जो पिक्चर आप ये देख रहे हैं, उनका जन्म 1885, उनकी मृत्यु 1936, 1911 में जब वो भारत आए थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में। वहीं पर उनकी ये प्रतिमा लगाई गई है। उनकी पोती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 3 बार भारत का दौरा कर चुकी हैं। 1961 को जब वो पहली बार आई थी तब की ये बात है। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। उनका जन्म 1926, पति उनके फिलिप। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। मई होता साथ, पधारना यानी मान सम्मान से आना। कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जब भारत आ रही थी अपने पति के साथ, उन दिनों की बात लेखक यहाँ बता रही हैं कि अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। अखबारों में यही लिखा मिल रहा था कि महारानी एलिजाबेथ भारत का दौरा कर रही हैं। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियाँ हो रही है, कि एलिजाबेथ की तैयारियां किस प्रकार हो रही थी कि जब वो दौरे पे जाएगी। वो सारी की सारी बातें अखबारों में छप रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, कि कौन सी ड्रेस वो हिंदुस्तान में पहनेगी, कौन सी ड्रेस पाकिस्तान के दौरे में पहनेगी। दर्जी बड़ा परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। कि उनका जो सेक्रेटरी है और जो जासूस थे एलिजाबेथ के, तूफानी दौरा होता है बड़ा जोर शोर का, बड़ा शान शौकत वाला, कि वो भी पहली बार उनके साथ आ रहे थे। आखिर कोई मजाक तो था ही नहीं। जमाना चूंकि नया था, मॉडर्न जमाना था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके, यानी कि भीड़ भाड़ में ऐसे ही कोई आ गया चला गया, इस तरह वाले तो दिन थे नहीं। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी कि फ़ोटो शूट करने के लिए जो अच्छे अच्छे फोटोग्राफर थे वो इकट्ठे हो रहे थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। कि इंग्लैंड के अंदर जो भी खबर छपती वो ज्यों की त्यों भारत के अखबारों में छापी जाती, कि भारत से कपड़ा मंगवाया गया रेशमी, उस पर इतना खर्चा होगा, उसका रंग ऐसा है। हर छोटी से छोटी बात अखबारों के अंदर छापी गई थी महारानी एलिजाबेथ को लेकर। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे थे। फिलिप जो काम करते थे, जो उनके शौक थे, हर छोटी बड़ी बात उनके बारे में भी अखबारों में छपी हुई थी। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षों की पूरी की पूरी जीवनियाँ देखने में आई, कि उनके नौकर, रसोइये, बॉडीगार्ड, उनके जीवन की बात भी, उनके बारे में भी अखबारों में छपा हुआ था। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई थी। कि वहाँ जो पेट एनिमल थे उनकी तस्वीरें भी अखबारों में छापी गई थी।
बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी कि तैयारियां जाने की तो इंग्लैंड में हो रही थी और एलिजाबेथ के स्वागत की तैयारियां भारत में हो रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए कि 5,000 रुपये का, आज के समय में तो 5 लाख का वो सूट पड़ता है, कि इतना महंगा सूट पहनकर आएगी, इतनी शाही खानदान से है, इतनी बड़ी महारानी है, और वो जब हवाई अड्डे पर उतरेगी तो यानी हमारे कुछ तो होना चाहिए कि भारत के अंदर भी तो कुछ उनके स्वागत की अच्छी तैयारियां होनी चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने कि इतनी बड़ी शख्सियत है। उनके जो बावर्ची हैं वो विश्व युद्ध में लड़ने वाले सैनिक थे, इतनी बड़े शौक थे उनके, ऐसे महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, खाने पीने के अलग शौक थे। जब इतनी बड़ी शख्सियत दिल्ली आ रही है, नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, बेशाख्ता होता स्वाभाविक रूप से दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, यानी कि दिल्ली के कर्मचारियों ने, दिल्ली सरकार ने मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, कभी तो हम उनके तौर तरीके देख रहे हैं, उनकी स्टाइल देख रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्या क्या उनको आने की तैयारियां करवाई जाए, क्या क्या परिवर्तन करवाए जाए। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट, पूरा का पूरा बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया गया दिल्ली को। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। सड़कें जवान हो गई यानी टूटी फूटी सड़कें थी वो ठीक करवा दी गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। बहुत पुरानी जो धूल मिट्टी जमी हुई थी आसपास में, जितनी भी गंदगी थी, वो सारी की सारी साफ करवा दी गई। इमारतों ने नाज नीनू की तरह श्रृंगार किया। नाज नीन होते कोमल अंग, कि बड़े सुंदर ढंग से इमारतों को, बिल्डिंगों को सजाया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, एक मुश्किल थी। वो क्या थी? वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जो दिल्ली के अंदर जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उसके नाक किसी ने तोड़ दी थी। तो वो मुश्किल थी कि उनकी पोती यहाँ आएगी और दादा की नाक नहीं है, तो फिर तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये प्रॉब्लम थी दिल्ली तंत्र के लिए। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब परिवर्तन हो रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी कि हो जाएगा सब ठीक। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी कि हम सड़कें भी बनवा देंगे, सफाई भी करवा देंगे और सब तैयारियां करवा देंगे, लेकिन ये नाक कहाँ से लेके आएंगे? नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। कटाक्ष कर रहे हैं कि जिस जॉर्ज पंचम की जहाँ दिल्ली के अंदर तूती बाजती थी, लोग उनका मान सम्मान करते थे, उनके सामने सिर झुकाते थे, आज उनका कोई सम्मान नहीं है भारतीयों के दिलों में। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, लंबी कहानी है। लेखक बताते हैं कि ये नाक वाली प्रॉब्लम कैसे खड़ी हो गई, किसने तोड़ दिया नाक। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे कि किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गई थी। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, यानी कि जब नाक तोड़ी गई तो लोगों में बहस हो गई थी कि ऐसे इस मूर्ति की नाक तोड़ दी गई है। किसी ने कहा लगा दो, किसी ने कहा नहीं लगाओ। पार्टियां बात कर रही थी, आंदोलन हो रहे थे, लोगों के पैसे जमा हो रहे थे, चंदा, अखबारों में तरह तरह की खबरें छापी जा रही थी। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ तो पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। कुछ तो ये चाहते थे कि नाक लगा दो, कुछ कह रहे थे कि ना ना, ये अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखे, हम इसकी नाक क्यों लगाएं, नहीं लगानी नाक। और ज़्यादातर लोग खामोश भी रहे, कुछ लोग बोल भी नहीं रहे थे कि जैसा हो रहा है उस तमाशे को देखो। खामोश रहने वाले ताकत दोनों तरफ थी, वो ना इसका पक्ष ले रहे थे ना उनका ले रहे थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए कि आंदोलन चल रहा था कि कोई इस मूर्ति को ना तोड़ दे, नाक को ना तोड़ दे। कड़ी पहरेदार वहाँ रखे गए। क्या मजाल कि किसी की क्या हिम्मत कि कोई उनकी नाक तक पहुँचे। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, ऐसे नाके खड़े, यानी कि अंग्रेजों की मूर्तियां जगह जगह लगी हुई थी। और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। यानी कि जहां तक लोगों की चली
कि इनको हटाओ, उनको तो हटा दिया और अजाए घर में रख दिया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाटें होती है तस्वीर, ये मूर्तियाँ, कि मूर्तियों के ऊपर कहीं कहीं मूर्तियाँ उतार नहीं रहे थे, आपस में युद्ध हो रहा था, लड़ रहे थे, बहस हो रही थी। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। यह हादसा कौन सा? जॉर्ज पंचम की नाक टूटने वाला। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई कि किसी ने एक दिन अचानक तोड़ दी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, पहरा लगता रहा और लाट की नाक चली गई। मूर्ति की नाक किसी ने तोड़ दी। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, किसी ने नाक तोड़ दिया और सारे लोग परेशान हो गए तंत्र के कि अब तो उनकी पोती आ रही है, देखेगी कि दादाजी की नाक नहीं है, तो फिर तो ये तो परेशानी की बात हो गई, हम तो मुंह कहाँ दिखाएंगे। बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश के खैर खवाहों होते हैं भले चाहने वाले की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए, कि अब क्या करें, कहाँ से नाक लगाएं। वहाँ सभी सहमत थे, सभी कह रहे थे हाँ भाई, जब एलिजाबेथ आ रही है तो नाक तो लगनी चाहिए, कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यानी कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी तो फिर हमारी नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी, नाक नहीं रहेगी, यानी कि हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। वो लोग क्या सोचेंगे। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, उच्च स्तर पर यानी बड़े बड़े लोगों से मशवरे, बड़े बड़े लोगों से राय ली गई, दिमाग खरोंचे गए, दिमाग लगाई गई और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है, कि नाक तो लगनी ही चाहिए। यह तय होते हुए भी एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। जैसे ही तय कर लिया कि नाक तो लगाएंगे, तो एक मूर्तिकार को बुला लिया गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, भारतीय था, देशभक्त था, लेकिन जरा पैसे से लाचार था, गरीब था, आर्थिक तंगी थी। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके हुए, कुछ उदास और कुछ बदहवास। कि इस तरह वो परेशान जब लोग लग रहे थे तो उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गई, यानी कि उसको दया आ गई। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, यानी कि नाक लगा देंगे, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी, यानी यह जो मूर्ति है किस सन में बनी, कहाँ बनाई गई, किसने बनाई, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, कि जो पत्थर इनके ऊपर लगाया गया है वो कहाँ से लाया गया था। सब हुकामों, जो हुक्म देने वाले होते हैं बड़े अधिकारी, एक दूसरे की तरफ ताका देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेवारी तुम्हारी, कि आप बताओ। खैर मसला हल हो गया, आपस में निपटारा हो ही गया कि कौन करवाएगा ये काम। और एक कलरक को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। किस बात की? कि पत्थर की, कि पत्थर की पूरी जो डिटेल है वो उस कलरक को सौंप दी गई कि बताओ आप जल्दी से। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व विभाग में जितनी भी फाइलें थी सभी फाइलों को टटोला गया, देखा गया, पढ़ा गया, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, बताया, डर रहा था, सर मेरी खता माफ़ हो, गलती माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, कि जो फाइलों में मेरे को कुछ नहीं मिला, सब कुछ गायब है। आज